सो अगर ये वीडियो कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। हर कॉन्सेप्ट पे बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे और इस पूरी वीडियो में हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ 1.5 आवर या 1 आवर मैक्सिमम में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे अकॉर्डिंग टू CBSE, JEE मेंस एंड नीट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली सब्जेक्ट जो टॉपिक है ये इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम लोगों को कि हमारी किस तरह से जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं, तो जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं किसी रिएक्शन में, या इलेक्ट्रॉन जैसे कोई एलिमेंट निकाल रहा है या कोई गेन कर रहा है, तो किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, या जैसे कि हमारा रिस्ट वॉच हो गया, उसमें छोटा सा सेल डलता है, तो उस सेल में से क्या क्या केमिकल्स डले हुए हैं कि जब उन केमिकल्स में रिएक्शंस हुई तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने के बाद जब उसने मूव किया किसी सर्किट में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और हमारी सेल क्या, हमारी जो रिस्ट वॉच क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, कुछ टाइम बाद सेल्स खत्म हो जाती है क्योंकि इनका जो केमिकल है वो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमारी किस चीज को हम स्टडी करते हैं कि केमिकल एनर्जी हमारी किस तरह से कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, बेसिक जब हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, किसी भी अगर सेटअप में, कोई भी अगर मैं सेटअप ले लूँ, उसमें अगर मैं केमिकल रिएक्शंस करवाऊँ और वो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उस सेटअप को मैं कहती हूँ या तो गैल्वेनिक सेल कहती हूँ, या मैं उसको कहती हूँ इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल। ठीक है, एक और सेल आता है हमारे में जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हमने केमिकल रिएक्शन करी। ये जो सेल होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो तुम्हें सेल समझ आ गए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल जाएगा, और गैल्वेनिक इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर आप इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जांपल लेके चलें तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो अपनी इलेक्ट्रोड्स इमर्स करते हैं, उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव जो, अब बैटरी में हमेशा ध्यान रखना, हम ये भूल जाते हैं, बैटरी में जो बड़े वाला होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटे वाला क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ज्यादा पैसे वाला क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, छोटा नेगेटिव होता है। जो ये पॉजिटिव है इसको जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं उसको एनोड कहते हैं, और इससे जिसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव वाले को उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब तुम ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाओगे कि मैम हम ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना हमेशा भूल जाते हैं कि एनोड कौन सा होता है और कैथोड कौन सा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल है ना इसमें ऑपोजिट हो जाता है, एनोड कैथोड। तो तुम्हें याद कैसे रखना है, देखो सबसे पहले तो तुम्हें इलेक्ट्रोलिटिक सेल याद रखना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल याद रखने के बाद तुम्हें याद रखना है तुम ए कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ए, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ए। तो ए को देखो तुमने क्या बनाया, प्लस का साइन आया ना यहाँ पे, तो बस ये याद रखना है कि जो हमारा ए है यहाँ पे उसको हमें किससे कनेक्ट करना है, प्लस से, कि ए में क्या आता है, प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब तुमने यहाँ पे डाल दिया वाटर, क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी शुरू करेंगे इस बैटरी में से, तो क्या होगा, हमारे पास वाटर का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। किस में, H2 में और O2 में। ठीक है, तो जो H2 है वो हमारी किस पे प्रोड्यूस होगी, कैथोड पे, और O2 हमारी किस पे प्रोड्यूस होगी, एनोड पे। ठीक है, ये हमारी गैसेस प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, हमें यहाँ पे बबल्स की फॉर्मेशन होने दिखने लग जाएगी। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं, तुमने पढ़ा होगा ना ये वाला टॉपिक। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल, ये कौन से सेल्स होते हैं, तो देख लेते हैं। देखो, गैल्वेनिक सेल का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर का सेल। गैल्वेनिक सेल में बहुत सारे सेल्स आते हैं। ठीक है, उसमें से जो एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कवर कर रखा है वो है डेनल सेल। ये जो गैल्वेनिक सेल्स है ना ये बहुत तरह के होते हैं।
मतलब जैसे मान लो अगर हमारे पास हम लोग सेल्स लेने जाते हैं मार्केट में, तो हमारे पास छोटे रिस्ट वॉच के गोल सेल्स होंगे, फिर थोड़े से बड़े पतले वाले सेल्स होंगे जो रिमोट में डलते हैं, फिर अगर हम लोग किसी टॉय में डालेंगे सेल्स तो और मोटे सेल्स हो जाएंगे, थोड़े बड़े सेल्स हो जाएंगे। तो ठीक है, वो अलग अलग टाइप के सेल्स हो गए, उनमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगी वो भी क्या अलग अलग होगी। उसी हिसाब से एक जो सेल है ऐसा सा जिसमें कॉम्पोजिशन जिंक और इसी का सॉल्ट जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये जिसमें प्रेजेंट है वो हमारा कौन सा है, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल को हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि जितने भी हमारे फॉर्मूलेज दिए गए वो इसी के सिर्फ फर्दर दिए गए, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा डेनियल सेल में क्या होता है। Daniell cell is also a type of galvanic cell and it's a voltaic cell। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब ये बना कैसा होता है, हमने जिंक और कॉपर क्यों लिया, हमको पता है, हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे कि हमारा जो जिंक होता है जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है प्लस कॉपर बना देता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जिंक की रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है ना, तो इसलिए उसको डिस्प्लेस कर देता है। यही डिस्प्लेसमेंट, यही रिएक्टिविटी वाला फंडा यूज करके हमने अपना क्या बनाया, डेनियल सेल बनाया। हमने क्या करे, दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स ले लिए, उसमें हमने एक जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड बना दिया और एक हमने कॉपर का। ये हमारा जिंक है और ये हमारा क्या है, कॉपर है, ये प्योर मेटल्स हैं। ठीक है, ये हमने अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग क्या ले लिए, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस ले लिए। ठीक है, ये हमने अपना सॉल्यूशन भर दिया। अब जो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल है ना, या इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल है, उसको तुम कैसे याद रखोगे, हमेशा इस टाइप की रिएक्शंस होंगी उसमें, ये जो है जिंक प्लस CuSO4। तो अगर यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो यहाँ पे जिंक क्या है 0 और जिंक सल्फेट में इससे ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है 2+, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लूज कर दिए, है ना, लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन, तभी तो 2+ आया, लूज करते हैं तभी तो प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर इसने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और हमें पता है कि हमेशा इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, डायनल सेल हो, जो भी सेल हो जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वहां पे जो एनोड होता है उस पे हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, तो एनोड पे हमने क्या करवा दिया, इस पे हमने ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इस पे हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन कराएंगे। अब ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन वहां एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ हमें ये पता है। ठीक है, अब जिंक जो है, क्योंकि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो जिंक है वो जिंक सल्फेट बना रहा है, मतलब बेसिक जो हमें रिएक्शन लेनी है वो ये लेनी है। ठीक है, तो यानी कि जिंक जो है वो क्या करेगा, वो ये जो जिंक प्योर मेटल है ये क्या बनाएगा, वो जिंक सल्फेट बनाना चाहेगा, अल्टीमेट मोटिव उसका यही है। ठीक है, तो यानी कि इसको हमने क्या बना दिया, एनोड। तो अगर इसको एनोड बना दिया हमने तो यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ जाएगा टर्मिनल और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि देखो, चलो अभी बता देती हूँ कि यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे रखना है। बेसिकली तुम्हें ये याद रख लेना है कि ये अगर जिंक अगर हमारा जहाँ पे ऑक्सीडेशन है उसको हमें क्या बना देना है, एनोड बना देना। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन क्या होती है इसमें, कॉपर सल्फेट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर 2+, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और उसने क्या बना दिया, कॉपर 0। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। और हमें पता है कि रिडक्शन हमेशा किस पे होती है, रिडक्शन हमेशा किस पे होती है, कैथोड पे होती है। ठीक है, तो रिडक्शन किस पे होगी, कैथोड पे होगी, यानी कि ये अगर हमारा एनोड बन गया तो कॉपर की हमें रिडक्शन करानी है, और तो ये हमारी किस पे हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर कैथोड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉपर 2+ कहाँ जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सॉल्ट ब्रिज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे
सॉल्ट ब्रिज। जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल का, वो होता है सॉल्ट ब्रिज। इसका फंक्शन अभी हम देखेंगे। बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है कि एक तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है और वो चार्ज के मूवमेंट्स की हेल्प करता है। ठीक है, अब ये हमारी दो रिएक्शंस हो गई। अब हमारी क्या हो गई, हाफ सेल रिएक्शंस। अगर तुम कहोगे कि, और तुम ये भी कह सकते हो कि मैम हमने इन दोनों कंपार्टमेंट्स को अलग क्यों किया, हम तो एक ही कंपार्टमेंट में रख लेते। अगर तुम एक ही कंपार्टमेंट में रख देते इसको, अगर तुम यहीं पे जिंक और यहीं पे कॉपर और क्या कहते हैं यहाँ पे ZnS, अब सॉल्यूशन तो तुम एक ही डाल सकते थे, दोनों डाल सकते थे, तो तुम्हें कौन सा डालना पड़ता, कॉपर सल्फेट डालना पड़ता। कॉपर सल्फेट से कॉपर का तो कोई काम नहीं, तो तुम्हारा ये सेल बन जाता है ना। या चलो कॉपर ये ले लिया हमने। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते, इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रोड्यूस होते, उनको तुम एज अ बैटरी कैसे यूज करते। तुम्हें तो तुम्हारा अल्टीमेट काम क्या है, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करवाना है। तो इसमें अगर एक ही कंटेनर में होता तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से यहाँ जाते रहते, उसको तुम पकड़ते कैसे। हमें तो पकड़ने हैं ना, तो हम कहाँ से कहाँ पकड़ेंगे, हम यहाँ से यहाँ पकड़ लेंगे। और जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करेगा, एक जो पूरे दोनों कंपार्टमेंट्स में कनेक्टिविटी क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, क्लोज सर्किट बना देगा। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो क्या रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा, बस यहाँ से जा सकते हैं, आ तो कोई सकता नहीं, तो नहीं होगा। तो इसलिए हमने सॉल्ट ब्रिज भी लगाया ताकि जो हमारा सर्किट है वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम एक सेल में, एक ही कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते, क्योंकि फिर हमारे दोनों, फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे रिएक्शन में वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी हाफ सेल रिएक्शन हो गई, ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। अब होगा क्या, अब कहानी बढ़ेगी कैसे आगे। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, अब क्योंकि तुम्हें मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बता दिया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, ए जो है एनोड वो पॉजिटिव बनाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। एनोड को क्या बना देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और कैथोड को किससे करेंगे, पॉजिटिव से। इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले का उल्टा किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम रिएक्शन शुरू करेंगे। जब तुम रिएक्शन शुरू करोगे ना तो क्या होगा, जिंक बेसिकली क्या है, जिंक को क्या चाहिए, जिंक जीरो स्टेट में नहीं रहना चाहता। जिंक का क्या मन करता है कि अरे मैं तो जल्दी से ना +2 स्टेट में जाना चाहता हूँ, है ना, ऑक्सीडेशन करना चाहता है वो बहुत जल्दी। तो उसने यहाँ पे भी क्या कर दिया, उसको हमने फ्री रखा हुआ था कि जिंक तो फ्री बैठा था, लेकिन नहीं, उसको बड़ी चिल लगी थी कि नहीं मैं तो रिएक्ट करूंगा, मुझे तो +2 में जाना है। इसका मतलब है जो जिंक की +2 स्टेट है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये इसकी ज्यादा स्टेबल हो गई +2, तो यहाँ पे भी जिंक यही करेगा, किस में जाएगा, सॉल्यूशन में जाता चला जाएगा। जब ये सॉल्यूशन में जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बना देगा, जिंक 2+ बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर देगा। अब सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करने लग गए, मूव करने लग गए। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, किसके पास आ जाएंगे, कॉपर सल्फेट के पास आएंगे। तो कॉपर 2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कॉपर सल्फेट ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, और ये कॉपर फिर ये क्या बना देगा, कॉपर, और ये किस पे जाके चिपक जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा। जिंक की इलेक्ट्रोड टूटेगी, जिंक ZnH2+ की तरह आ जाएगा सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा, Zn2+ ऐसे ही पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में। वो जब स्टेबल हो गया तो उसे अब कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही स्टेबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आएगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आया, कॉपर का मन करता है कि नहीं मैं कॉपर सल्फेट की तरह नहीं, मैं तो कॉपर की तरह रहना चाहता हूँ। तो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, वो वाला। कॉपर क्यों उठाएगा इलेक्ट्रॉन, कॉपर C2- थोड़ा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो वही उठाएगा ना जिसके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कॉपर सल्फेट वो इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो क्या बना देगा, कॉपर मेटल बना देगा। कॉपर मेटल यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और जिंक यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जिंक हमारा, जब तक हमारा जिंक खत्म होगा, कॉपर की प्लेट हमारी बढ़ती चली जाएगी, रिएक्शन हमारी कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी। इसमें हम क्या डालेंगे, सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज में हम लोग डालते हैं KCl, K2SO4, कोई भी हम लोग अपने सॉल्ट्स डाल देते हैं, पोटेशियम वगैरह के।
जिनका काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का, कि एक तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ठीक है, दूसरा ये सर्किट को क्लोज कर देता है, ठीक है, ये दो इसके हुआ। अब जो KCl है, अब ये इसको ना एज अ, इसको जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है इसको जेल के फॉर्म में फिल करते हैं। जेल के फॉर्म में क्यों फिल करते हैं? देखो अगर लिक्विड के फॉर्म में होगा तो वो बह जाएगा, पर हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे उसमें से आयंस निकले, धीरे धीरे K+ निकले, धीरे धीरे Cl निकले, जैसे जैसे हमारी रिएक्शन चले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेल लाइक स्ट्रक्चर जेल्स लेनी पड़ेंगी हमें, वाटर बेस्ड जेल्स, उसमें हम लोग अपने सॉल्ट्स को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो ये जेल फॉर्म होती है इसकी, जेल या जेली कुछ भी करो, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है तो करंट कहाँ से कहाँ वो होगी, तो यानी कि आई जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो आई कहाँ से कहाँ मूव करेगा, करंट विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, समझ आ गया। और ये जो करंट मूव करता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1 वोल्ट, यानी कि जब हम लोग अपने इस सेल को, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन जो ZnSO4 की रखी हुई है और जो कॉपर सल्फेट की रखी हुई है, ये हम सब कुछ क्या रखते हैं, 1 मोलर रखते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। 1 मोलर कंसंट्रेशन पे यानी कि बेसिकली यूनिटी कंसंट्रेशन पे हमारी जो डेंजर सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है 1.1 वोल्ट, ठीक है, समझ आ गया इतना। तो बस यही है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। करंट का फ्लो बता दिया हमने, एनोड कैथोड बता दिए, रिएक्शन बता दी, और क्या बता दी, हाफ सेल रिएक्शन बता दी। अगर इन हाफ सेल रिएक्शन को हम कंप्लीट उसमें लिखना चाहें तो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, दोनों जब भी हाफ सेल रिएक्शन लिखनी हो ना तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को ऐड कर देना, और जो इलेक्ट्रॉन्स हो ना वो कट जाएंगे। अगर ना कटे तो उनको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में हम करा करते थे, फिर कट करने हैं। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी फाइनल रिएक्शन क्या बन जाएगी, Zn प्लस में CO2 प्लस विल गिव Zn2 प्लस में CO, ये क्या हो गई हमारी कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। इनके वो मेंशन कर दो, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है, समझ आ गया, इजी पीजी, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखना है। अब हम इसमें केसेस पढ़ते हैं कि ठीक है, ये तो तब था जब हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी दी नहीं थी, हमारे पास बस कंसंट्रेशन थी और हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली थी। अगर मैं एक इस बैटरी को अगर मैं एक बाहर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, मान लो अगर मैंने इस बैटरी की वायर में एक बाहर से कनेक्शन दे दिया, एक और दूसरी बैटरी मैंने क्या कर दी, जोड़ दी, जिसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, E एक्सटर्नल है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं E एक्सटर्नल अपनी वैल्यू लगाना चाहूं और मैं 1 वोल्ट के, अगर मैं यहाँ पे मैं बैटरी लगा दूं और उस बैटरी की जो वोल्टेज है वो 1.1 हो और मैं उस बैटरी को ऑन कर दूं, तो जब मैं अपना E एक्सटर्नल बराबर कर दूंगी 1 वोल्ट के, तो यानी कि किसके बराबर हो गया, E नॉट ऑफ सेल के बराबर हो गया जो मेरा जनरेट हो रहा था। तो उस केस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो I इस केस में क्या हो जाएगा, 0। जब E एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया, E ऑफ सेल के बराबर हो गया, ठीक है। जब E एक्सटर्नल, जब हमने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई, यानी कि जब E एक्सटर्नल जो है वो 0 से कम है, तो हमारे पास उस टाइम पे कितनी जनरेट हो रही है, 1.1। अगर E एक्सटर्नल बराबर हो गया तो करंट 0। अब ऑब्वियसली अगर E एक्सटर्नल मैं 1.1 से बढ़ा दूं, अगर मैं अपना E एक्सटर्नल 1.1 से बढ़ा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, कि अब जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ से क्या हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे मेरी तरफ, ठीक है, मेरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे,
अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है, तो मैंने वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर 2 आया, मैंने यहाँ से एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भेजने शुरू कर दिए अपने। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो उसको धक्का देके उल्टा भगाना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है ना, एक तरफ 5 लोगों की भीड़ आ रही हो, एक तरफ 25-30 लोग भागे भागे आ जाएं, तो क्या होगा, वो 5 लोग भी फिर उधर ही वापस भागना शुरू कर देंगे। यही इस केस में होगा। अगर ई एक्सटर्नल में 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लेना शुरू कर दूँ, तो जो मेरा आई है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पहले कैथोड से एनोड पे आ रहा था, अब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, एनोड से कैथोड पे जाएगा, एनोड टू कैथोड। ठीक है, और जो भी हमारी ई सेल की वैल्यू हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है। तो अगर रिवर्स हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ प्रोड्यूस होंगे तो यानी कि ऑक्सीडेशन यहाँ होने लग गई होगी, ऑक्सीडेशन यहाँ होने लग गई होगी, तो ये क्या बन जाएगा, एनोड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हमेशा एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अगर होने बंद हो गए, चेंज हो गए, अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो जहां अब वो प्रोड्यूस होंगे वो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोड, एनोड, और जो दूसरी वाली है वो क्या बन जाएगी, कैथोड। तो यहाँ जो ये वाले सेल्स होते हैं ना, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन के हिसाब से ही देखना होता है कि एनोड और कैथोड कौन सा है। इसमें हमें प्लस माइनस के हिसाब से नहीं देखना होता। ठीक है, तो एक्सटर्नल के एक्सटर्नल 1.1 केस में क्या हुआ, रिवर्स हो गया। आई है, करंट की वैल्यू बताई है मैंने, आई जो है वो एस एनोड से कहाँ जाने लग गया, कैथोड पे जाने लग गया। सॉरी, एनोड से कैथोड पे नहीं, करंट तो वैसे ही जाएगा, करंट तो कैथोड से एनोड ही जाएगा, बस एनोड दूसरा बन जाएगा और कैथोड दूसरा बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरह से जा रहे थे, अब जो आई है वो इधर को जाएगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड ही जाएगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जा रहे थे, तो आई इधर आ रहा था, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जा रहे हैं, तो आई कहाँ चला गया, उधर चला गया, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेट हो रहे थे इधर, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ जा रहे थे, लेफ्ट से राइट जा रहे थे। तो करंट क्या था, राइट टू लेफ्ट, करंट इस केस में करंट क्या था, राइट टू लेफ्ट। अब करंट क्या हो गया, अब करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन करंट अब क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन जो है ना, इसको ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर वाली डायरेक्शन करंट की है और ये एरो वाली डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, डेनियल सेल था। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हमारा डेनियल सेल जो है वो वर्क करता है, इसकी सारी वर्किंग समझ में आ गई है। अब अगर तुम्हें एग्जाम में बोल दें, एग्जाम में या तुम्हें लैब में बोले कभी कि फटाफट डेनियल सेल बनाओ एक, और उसमें ना ये वाली वैल्यूज हैं, कंसंट्रेशन हमारी ये है, और हमें उसकी वो निकाल के दिखाओ, बैटरी की वो निकाल के दिखाओ, वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस होगी। तुम इतना तामझाम थोड़ी करोगे, तुम तो एक फटाफट से बस अपना सिंबल प्रेजेंट कर दोगे। तुम जब लैब्स में अपना रिसर्च पेपर में या व्हाटएवर कुछ होगा, तो तुम बस क्या करोगे, सेल को रिप्रेजेंट कर दोगे कि हाँ ये सेल है। तो जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं, तो हम लोग पूरा का पूरा सेल इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते। हम क्या करते हैं, सिर्फ हमने एक सिंबल जनरेट कर दिया कि हम अपने सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे आ जाती है, देखो यहाँ पे तो हम लिखेंगे एनोड, ठीक है, बीच में आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज, और फिर हमारा आ जाएगा कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वही लिख देंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर सॉल्ट ब्रिज, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड पे क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अब ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड, इसके साथ एक्वस, ये एक्वस, ये क्या हो गया, सॉलिड। ये हमारी क्या हो गई, सेल की रिप्रेजेंटेशन। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा ऐसे सेल भी बना के दिखाई कि तुम पहचानोगे कि एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा है। तुमने सिर्फ क्या बताया होगा, इस तरह से हमें सेल को सेल दे रखा होगा, ठीक है, या ये ऐसे बोल रखा होगा कि जिंक एनोड है और कॉपर सॉल्यूशन कैथोड है। तो तुम्हें समझ जाना है कि सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। जो
जिस इलेक्ट्रोड पे और क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है उसको लेफ्ट में रखना है, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है उसको कहाँ रखना है, राइट पे रखना है। ठीक है, ये लाइट है और ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है और जिस पे रिडक्शन हो रही है, पहले ऑक्सीडेशन वाला रखा जाएगा और फिर कौन सा रखा जाएगा, रिडक्शन वाला। ठीक है, ये हमने रख दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ठीक है बहुत बढ़िया, ये तुमने रख दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दोनों सेल्स में तुमने किससे कनेक्ट करा था, सॉलिड ब्रिज से कनेक्ट करा था, तो ये सॉलिड ब्रिज भी तुम बीच में 2 लाइन से बना लोगे। अब जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोड मेटल और इसके एक्वस सॉल्यूशन को एक पतली लाइन से डिफरेंशिएट करना है। ऐसे ही यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन और मेटल को पतली लाइन से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली इलेक्ट्रोड और जो भी इसका सॉल्यूशन है उसको लाइन से, यहाँ पे भी जो भी इलेक्ट्रोड है और उसका जो सॉल्यूशन है उसको इस लाइन से। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब इसने जो हमारा जनरेट करा था E = 1.1, इसको हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 ऑफ सेल से। E0 का मतलब है, यहाँ पे जो E0 है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी कंसंट्रेशन है हमारी वो सारी क्या है, यहाँ पे 1 है। अब सॉलिड के केस में तो कंसंट्रेशन, सॉलिड की तो हम कंसंट्रेशन लेते नहीं है, तो इसके तो लेंगे नहीं। तो इसके केस में इसकी कंसंट्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख देंगे, थोड़ा मैं खुला खुला लिखूं इसको, 1 मोलर कॉपर एक्वस 2+1 मोलर, इसके लिए कॉमा लगा दो इसमें। ठीक है, और उसके बाद कॉपर और यहाँ पे E0 और सेल क्या आ गया, 1.1 वोल्ट। इसका मतलब जो हमारी कंसंट्रेशंस हैं सॉल्यूशंस की वो क्या है, 1 मोलर 1 मोलर है। ठीक है, तो जो E0 लिखा जाता है, E0 का मतलब ये होता है कि जो भी हमने सॉल्यूशंस लिए हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हुए हैं, वो 1 मोलर पे हैं। अगर गैस है तो 1 बार पे लिया जाएगा उसको, अगर गैस होगी तो 1 बार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो कंसंट्रेशन वो क्या है, 1 है। उस टाइम पे जो हमारी बैटरी ने वोल्टेज जनरेट करी वो हमारी होती है इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई, इलेक्ट्रोसेल पोटेंशियल समझ में आ गया कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या वोल्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये किस पे होती हैं, 298 केल्विन पे। ठीक है, 25 डिग्री पे होता है ये। अब इसमें आगे देख लेते हैं इसको निकालते कैसे हैं। मान लो अगर हमें कभी भी निकालना, अब यहाँ तो चलो हमें दे रखा था कि ये होता है, ये निकालते कैसे हैं, E0 सेल। E0 सेल कैसे लिखा जाता है, जो भी हमारी इस सेल की E कैथोड की वैल्यू होगी उसमें से हम क्या करेंगे, E एनोड की वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। E कैथोड में से E एनोड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E0 ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक है, या इसको तुम ऐसे भी याद रखते हो कि E राइट वाले में से इन लेफ्ट वाले को, पर राइट लेफ्ट मत रखना, बस ऐसे याद रखना कि हमेशा कैट किसको खा जाएगी, कैट किसको खा जाएगी, एनोड को। ठीक है, कैट किसको खा जाएगी, एनोड को खा जाएगी। तो कैट खाएगी तो कैट ऑब्वियसली पहले आएगी और जो माइनस होगा, जो खत्म हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, या माइनस एनोड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि हम जो E कैथोड और E एनोड है ये निकालते कैसे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, वो देखते हैं आगे। देखो अब जैसे मान लो हमने ये लिख कर लिया तो यहाँ तक कि Zn सॉलिड, Zn एक्वस, कॉपर एक्वस, कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब इनका हमें पोटेंशियल निकालना है। हमें अब इनका पोटेंशियल देखो, अब जैसे हम लोग को पता है कि क्या हुआ था कि हमें किसी भी एटम का मास नहीं पता था, तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड कार्बन एटम लिया, उसके हमने 1/12 हिस्सा किया। उस 1/12 हिस्से को हमने हर अपने एलिमेंट के साथ तराजू पे रखा
और फिर हमने क्या मेजर किया, मास मेजर किया। तो जो हाइड्रोजन का 1 यूनिट आया था वो किसके बराबर आया था, 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो जो कार्बन का 16 आया, ऑक्सीजन का जो 16 आया होगा वो भी उसी हिसाब से आया होगा। तो हमने क्या किया, हमने कार्बन एटम को 1/12 ले लिया था। कार्बन को 1/12 इसके लिया था क्योंकि सबसे ज्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट था वो कार्बन प्रेजेंट था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कॉपर का और जिंक का, कि जब ये जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस बन रहा है, कॉपर एक्वस से कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये कितनी एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इंडिविजुअली या ये इंडिविजुअली, ऑब्वियसली विद इन कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट सेल्स। क्योंकि जैसे मान लो अगर यही सेल हम उसके साथ ले लेते हैं, आयरन के साथ ले लेते हैं, तो क्या हुआ था, जब हमने यही सेम सेल जिंक को यहीं रखा, जब हमने कैथोड अपना चेंज कर दिया, ये एनोड होता है हमारा लेफ्ट में, और ये क्या होता है कैथोड। ए सी से याद रखना है, ए पहले आता है सी बाद में आता है, तो ए पहले और सी बाद में। ठीक है, तो एनोड हमारा पहले आता है, कैथोड हमारा बाद में आता है। अब देखा गया जब इसका पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ तो हुआ 1.1, इसका कुछ और प्रोड्यूस हुआ। तो यानी कि जैसे जैसे हम सेल्स चेंज कर रहे थे, अगर एक भी पार्ट हम चेंज कर रहे थे तो हमारी पोटेंशियल क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो हमें एक स्टैंडर्ड हर इंडिविजुअल सेल का, हर इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना जरूरी हो गया। तो उसके लिए हमने क्या सोचा कि अब हम ऐसे क्या रख सकते हैं, कि कौन सा एटम ऐसा रख सकते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड ले। तो उसमें हमने लिया H को, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो सेल था उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया और इसकी वैल्यू क्या ले ली, 0। ठीक है, यानी कि H+H2 जो ये वाला हमारा सेल होगा। अब ये हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोड्स हो नहीं सकती, जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अब हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन ले ली है 1 मोलर। ठीक है, यहाँ से हमने H2 गैस पास करी है कितनी, 1 बार। बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, प्लैटिनम की वायर लगी हुई है। ठीक है, प्लैटिनम की वायर लगी हुई है और ये हमारा एक किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे H2 डालना शुरू करा तो H2 का क्या होगा, H2 का रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन। H2 का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो H2 जब H+ बनाएगा, सॉल्यूशन में जाएगी जब ये गैस यहाँ से, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, H+ प्रोड्यूस करेगी, है ना। H+ क्योंकि सॉल्यूशन में जा रही है तो क्या प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, जनरेट करेगी। यानी कि जो गैस थी उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया तो इसको हमने क्या बना दिया, एनोड। अगर ये हमने एनोड बना दिया तो इसके साथ हमने फिर क्या ले लिए, बहुत सारे क्या ले लिए, कैथोड। तो अगर इसको हमने एनोड बना दिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, H2 H+ और यहाँ 1 मोलर। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हम हमेशा कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, यहाँ लिखा नहीं था Z2+। एनोड पे ऑक्सीडेशन ऐसे लिखते हैं ना, पहले जो भी हमारा एलिमेंट होता है फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो पहले जो भी हमारी गैस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एनोड बन गया, क्योंकि हमने इस पे क्या करा दिया, हमने एक गैस पास करवा के उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया और H+ के साथ कुछ आयंस क्या हुए, प्रोड्यूस हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। अब इसको हमने एनोड बना दिया तो हम यहाँ पे आप किसी को भी कैथोड ले सकते हैं। मान लो हमने कॉपर को कैथोड ले लिया, कॉपर 2+ एक्वस कॉपर सॉलिड। तो जब इसका ई सेल देखा गया तो उसकी वैल्यू आई अराउंड +0.34 वोल्ट। यानी कि जब हमने H2 वाले को, इसको हमने क्या मान लिया, ये जो पोटेंशियल था एनोड का वो हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। हाइड्रोजन को सेल जो था उसकी हमने स्टैंडर्ड वैल्यू जो थी, जो उस सेल का हाफ सेल का जो पोटेंशियल था, ये जो पोटेंशियल था सेल पोटेंशियल, ये क्या मान लिया, 0 मान लिया एट ऑल टेम्परेचर्स, सारे टेम्परेचर्स पे। ठीक है, एक हमने 0 स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो अगर हमने इसको अब एनोड माना है यहाँ पे, तो इसके साथ कुछ हमने कैथोड लगा दिया।
एनोड कैथोड लगा दिए तो हम क्या निकाल देंगे, हमने फिर इसका बैटरी से ई सेल निकाल लिया उस रिएक्शन को करवा के। जो ई सेल हमारा आया वो कितना आया, प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन हुई है। तो अगर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो रिडक्शन रिएक्शन क्या हो गई, वही हो गई। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए और क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन ये से कट जाएगा तो इससे तुम जोड़ के क्या कर लोगे, अपनी कंप्लीट रिएक्शन लिख लोगे। ये तुम्हारी ऑक्सीडेशन वाली है और ये तुम्हारी रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गई। इसको जोड़ के लिखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, हम बस ये समझ रहे हैं कि हमारा इससे क्या आ गया, ई सेल 0.34 वोल्ट आ गया। अगर मैंने जब इसको चेंज कर दिया, जब मैंने इसको एनोड बना दिया, सॉरी इसको मैंने कैथोड बना दिया और इसको एनोड बनाया, तब हमारी क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर ने कोई वोल्टेज नहीं दिखाई। तो इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन वाले को कैथोड बना दूं और कॉपर को मैं एनोड बना दूं, तो देखा गया जो ई सेल था वो वोल्ट मीटर पे वो कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा था। तो कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव ही नहीं कर रहे सॉल्यूशन में। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे सॉल्यूशन में तो इसको एनोड बनाने का क्या मतलब है। अगर मैं अभी तो फिलहाल चलो एनोड है, इसको कैथोड बनाने का क्या मतलब है, इसको कैथोड बनाने का मतलब है और इसको एनोड बनाने का मतलब है, अगर मैं कॉपर को एनोड बना रही हूँ तो यानी कि मैं कॉपर से क्या जनरेट कर रही हूँ, कॉपर 2+। ठीक है, अगर मैं इसको एनोड बना रही हूँ और अगर मैं हाइड्रोजन को कैथोड बना रही हूँ तो इससे मैं क्या जनरेट करूंगी, H+ से आई विल जनरेट H2। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर ये रिएक्शन में हमारा जो ई सेल है वो 0 दिखाता है, वो शो नहीं करता, इसका मतलब ये है कि जो मेरा कॉपर है वो अपना ऑक्सीडेशन प्रेफर नहीं करता और जो मेरा कॉपर है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि कॉपर खुद क्या है, कॉपर का खुद का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे। अगर उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यानी कि कॉपर मेटल मेरा यहाँ H+ है, H+ को रिड्यूस नहीं कर सकता। यही होता भी है, ये होता भी है हमारे साथ जब हम HCl लेते हैं, जब हम कॉपर के साथ HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं होती है, तो हमारी हाइड्रोजन गैस हमें नहीं मिलती है, बट जिंक के साथ मिलती है जब हम जिंक मेटल में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ठीक है, तो यानी कि कॉपर मेटल जो है H+ का रिडक्शन नहीं कर सकता है, यानी कि कॉपर मेटल एसिड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि कॉपर मेटल हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गई कि जरूरी नहीं है कि अगर हम जो सेल्स हैं हमारे हाफ सेल्स, अगर इनको हम कैथोड एनोड चेंज कर दें तो भी ये बैटरी प्रोड्यूस कर दें। नो, इट विल डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ से इसका मतलब ये है, ये जो सेल एक्यूरेट है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा H+ क्या है, H2 क्या है, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, अगर ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मतलब कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, यानी कि इसकी जो रिड्यूस करने की पावर है वो क्या है, ज्यादा अच्छी है। यानी कि जो H2 है वो क्या करता है, ज्यादा अच्छा रिड्यूस कर सकता है। किसको रिड्यूस कर सकता है, कॉपर को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, अब रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे, ये रिडक्शन प्लस और रिड्यूस होके ये बना रहा है। ठीक है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे आ जाएगा, कॉपर। तो यानी कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इसके रिडक्शन से, नो, हम या तो ऑक्सीडेशन को वो करेंगे आपस में कंपेयर, या रिडक्शन को। हम हमेशा एक क्लास के बच्चे को कंपेयर करते हैं ना, तो अब ऐसे तो ना कहेंगे कि इसके आर्ट्स में तो 51 आए, इसके मैथ्स में 35 आए, तो ये आर्ट्स वाला ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं। हमें दोनों के क्या देखने पड़ेंगे, या तो मैथ्स के नंबर देखने पड़ेंगे या दोनों के आर्ट्स के नंबर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, दोनों के रिड्यूसिंग वैल्यूज देखनी है।
इसकी रिड्यूसिंग वैल्यू देखनी है और इसकी रिड्यूसिंग वैल्यू देखनी है। तो जो इसकी रिड्यूसिंग वैल्यू होती है वो होती है हमारी 0, ठीक है। इसकी कितनी आ गई 0.34, ठीक है। अब इसकी तो चाहे रिड्यूसिंग ले लो ऑक्सीडाइजिंग ले लो सब 0 आएगा। इसकी रिड्यूसिंग कितनी आ गई 0.34। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो उतना अच्छा रिडक्शन नहीं करता, लेकिन कॉपर जो है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो अगर वो खुद अच्छे से रिड्यूस हो जाता है तो सामने वाले को क्या कर देगा, बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ये सेल पोटेंशियल निकालना सीख लिया। अब इसको निकालेंगे कैसे, ई सेल कैसे निकाल सकते हैं हम। हमने क्या सीखा था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। हमेशा यहाँ पे जो ई सेल निकालना है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड लेना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे। हमें दोनों के क्या करने हैं, तो कैथोड कौन सा हो गया इसमें से, ये वाला, ठीक है। लिखने हमेशा दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हैं। यहाँ पे या तो नीचे तुम रिडक्शन पोटेंशियल लिखना दोनों के, या दोनों के क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमेशा दोनों जो नीचे जगह आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी दोनों पे, ठीक है। रिडक्शन यानी कि 2 प्लस से 0 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, प्लस से 0 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ई कैथोड माइनस क्या करा, ई एनोड करा, ई कैथोड माइनस ई एनोड करा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और माइनस में इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। तो वो कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 0.34, इसकी वैल्यू कितनी है, तो कितना आ गया 0.3, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है, इस रिएक्शन का मतलब ये है कि जो हमारा कॉपर है वो हमारा खुद रिड्यूस हो सकता है। अगर हमने कॉपर सॉल्ट ले रखा है तो कॉपर सॉल्ट जो है वो हमारा खुद रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बना सकता है। वो आपको सॉल्यूशन में से निकलना चाहता है और फिर वो क्या कर देगा, सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी कि कॉपर मेटल, जो कॉपर एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो Cu2+ होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.34। तो यहाँ से अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग के अकॉर्डिंग बोलें तो हम क्या बोलेंगे कि कॉपर 2+ जो है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू H+, क्योंकि वो H2 को क्या कर रहा है, प्लस प्लस को ही कंपेयर करेंगे ना, ठीक है। क्योंकि और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो हम ऐसे कहेंगे कि जो कॉपर 2+ है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात अभी मत करो तो हम ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हैं कि जो ये है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका खुद का क्या हो रहा होगा, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका खुद का रिड्यूस, तो इसका खुद का हम क्या, इसका हम क्या निकालेंगे, इसके हम निकालेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसकी हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर। यानी कि कॉपर 2+ जो है, जब वो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता है तो वो कितना पोटेंशियल जनरेट करता है, 0.34 वोल्ट। यानी कि अपने आप को वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और सामने वाले को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो वो क्या हो गया, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बट यहाँ से वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था। जब हम इन दोनों क्या कर दिया था, वो कर दिया था, इंटरचेंज कर दिया था, ठीक है। अब अगर यही हम दोबारा से लें, यही हाइड्रोजन का हम सेल लें और हम किसके साथ बनाएं, डेंजर सेल के दूसरे वाले के साथ, जैसे कि जिंक के साथ, तो हम उससे ये निकाल सकते हैं कि जिंक के साथ वो किस तरह से बिहेव करता है। चलो कॉपर के साथ तो हमें समझ में आ गया कि H+ प्रोड्यूस नहीं होता कॉपर मेटल के साथ, जिंक के साथ देख लेते हैं। तो जिंक के साथ हमने क्या किया, हम वही करेंगे, एनोड को हम ऑक्सीडेशन बना देंगे हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को जब हमने ऑक्सीडेशन बना दिया, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो ऑक्सीडेशन पे H2 क्या बनाएगा, H+, ठीक है। यहाँ पे जिंक आ जाएगा और जिंक प्लस क्या बनाएगा, जिंक। इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ प्लैटिनम लगा देंगे, यहाँ पे 1 बार आ जाएगा,
यहाँ पे 1 मोलर आ जाएगा, यहाँ पे एक्वस 1 मोलर आ जाएगा और यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंटेशन सेल की कर दी। लेफ्ट में ए पहले आता है, ए एनोड, सी बाद में आता है, सी कैथोड। ठीक है, अगर हमें इसका वो लिखना होगा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैसे लगेंगे, हमें हमेशा क्या रखना है, रिड्यूसिंग के अकॉर्डिंग रखना है। तो कैथोड हमारा कौन सा है, ये है, इसका क्या हो रहा है, खुद का रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग Zn 2+ से Zn जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग वाली पावर, रिड्यूसिंग वाले वो रखने हैं। इसको रिड्यूसिंग में रखेंगे तो इसको ऑपोजिट कर देंगे, तो H+ से क्या जा रहा है, H2। इसको हम कैसे करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड भी करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे वैल्यू निकाली गई तो ये देखा गया इस सेल की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही थी। ये जो वोल्ट मीटर था इस पे कोई वैल्यू ही नहीं नजर आ रही थी। तो यार ये तो ऐसा लगा कि यार कॉपर के साथ तो हाइड्रोजन ने हमारी वैल्यू दे दी थी 0.34, जिंक के साथ क्यों नहीं दे रहा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, दोनों ही मेटल्स हैं, देनी चाहिए थी इसको। फिर सोचा, फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि अब क्या करें, तो उन्होंने क्या करा, सोचा कि काम करते हैं, क्या पता कुछ रिएक्टिविटी का फर्क हो, इसको घुमा देते हैं। इसको उन्होंने क्या करा, घुमा दिया। इसको जब उन्होंने घुमा दिया तो इसको क्या बना दिया, अब हमें नया वो लिख लेते हैं। इसको उन्होंने क्या बना दिया, कैथोड एनोड। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, H+ H2। ठीक है, ये पूरा नहीं लिख रही मैं, अब फिलहाल एक्वस उक्वस नहीं लिख रही, वो तुम समझ जाना। अब यहाँ पे ये क्या बन गया है, एनोड, और ये क्या बन गया है, कैथोड। अब इस सेल का जब पोटेंशियल देखा गया तो वो आया 0.76, लेकिन इसका कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इस सेल का आ गया 0.76। तो इसका मतलब ये था कि जो जिंक इलेक्ट्रोड्स है, जब वो हाइड्रोजन के साथ हम उसको लेते हैं, तो अगर हम उसको एनोड बनाएंगे, इसको कैथोड बनाएंगे, तो ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। रिवर्स केस में हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो जिंक है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और H+ का क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, जब ये दोनों एक साथ होंगे। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमारा जो जिंक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जिंक मेटल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में H+ होता है, जिंक प्लस बना देता है 2+, और हाइड्रोजन कैसे H2 प्रोड्यूस हो जाती है। तो यानी कि ये रिएक्शन होती है, इसकी ऑपोजिट रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। तो अगर ये रिएक्शन होती है तो यानी कि जिंक अपना ऑक्सीडेशन करना चाहता है, तो वो सामने वाले का क्या कर देता है, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, फिर इसका मतलब ये क्या हो गया, एक अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू व्हाट, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि उसने सामने वाले को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम इसका ई सेल लिखेंगे तो इसका ई सेल फिर कैसे लिखा जाएगा, ई। अब लिखना तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही है यहाँ पे, तो रिडक्शन पहले कैथोड का, एनोड का। कैथोड क्या हो चुका है, ये हो चुका है, तो कैथोड लिख देते हैं। रिडक्शन लिखनी है तो H+ H2, यहाँ पे Zn2+ Zn, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब ये यहाँ पे कितना आया, 0.76। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.76। तो इसका मतलब ये है, इसकी वैल्यू तो क्या थी, 0 माइनस यहाँ पे 0.6 वैल्यू आई, यानी कि इसकी वैल्यू क्या रही होगी, Zn2+ Zn की। अगर हम वैल्यू देखें तो कितनी आ गई, ये 0 यहाँ से हट गया, ब्रैकेट यहाँ से हटा दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अगर ये इसको इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ रख दूँ, इसकी वैल्यू 0 और माइनस इसको हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, तो ये माइनस का साइन जो है इधर चला जाएगा। तो ई Zn2+ पर Zn की वैल्यू कितनी आ गई, -0.76। यानी कि जो जिंक +2 है, वो जिंक, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, माइनस। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, देखो अगर एक चीज ध्यान रख लो, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो वो क्या होगा, उसी सेल का वो रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा
बस उसके आगे क्या लगा होगा, माइनस का साइन। तो देखो यहाँ पे ई जेड एन टू प्लस जेड एन है, तो यहाँ ये इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन हो रहा है, 2 प्लस से किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम लिखना चाहें तो हमें सिंबल भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, Zn2 प्लस इज इक्वल्स टू प्लस 0.76। तो यानी कि जो मेरा जिंक है उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना आ गया, प्लस का 0.76, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल बोलो तो माइनस का 0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होते हैं, बस किसी के आगे अगर इसके आगे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वो बस होता है इनमें क्या रिलेशन है, ये माइनस इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो जिंक है मेरा वो अपने आप को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी कितना है, -0.76, ठीक है। अब अगर हम इसको सीरीज में देखना चाहेंगे किस तरह से हम अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स को हम लगाएंगे, तो देखो H का क्या था, 0 था। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लगाऊं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया था, -0.76, ठीक है। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, +0.34, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि किस तरह से 0 से ऊपर जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है रिडक्शन पोटेंशियल की, और 0 से नीचे हाइड्रोजन के बाद कुछ एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ये इस तरह से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यानी कि जिनके रिडक्शन पोटेंशियल्स नेगेटिव होते चले जाते हैं, अब बहुत सारे एलिमेंट्स का इस तरह से निकाला गया, एनसीईआरटी में टेबल दी रखी है, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का इस तरह से निकाला गया। अब अगर यहीं पे मैं उसका देखूं तो मैं उसका लिख के दिखा देती हूँ, फ्लोरीन का और फ्लोरीन, उसका फ्लोरीन का और एल का। एल का कितना दे रखा है, और फ्लोरीन का कितना रखा, +2 इलेक्ट्रॉन्स +3, ठीक है। और कॉपर वाले को कैसे लिख देंगे, कॉपर 2 +2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर। तो अगर मैं तुमसे रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करूं, देख रहे हो हाइड्रोजन के ऊपर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होते जा रहे हैं, विद मेटल्स वो नेगेटिव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव होते जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि डाउन द सीरीज जो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो रिड्यूस नहीं होना चाहते, वो क्या होना चाहते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं तो वो सामने वाले को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस, यानी कि रिड्यूसिंग पावर क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर क्या करती है, डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो उस एलिमेंट की सामने वाले को रिड्यूसिंग पावर क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और ऊपर जाते जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को सामने वाले की जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब ये है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वो इजीली क्या दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और सामने वाले को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो रही है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते। इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते मतलब कि वो क्या चाहते हैं, वो खुद इलेक्ट्रॉन
लेना चाहते हैं, वो खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। ये सामने वाले को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो सामने वाले को रिड्यूस कर रहे हैं, और ये सेल्फ क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज, ठीक है। और ये सेल्फ क्या हो रहे हैं, ये सेल्फ हो रहे हैं ये रिड्यूस। तो जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा वो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इसलिए रिड्यूसिंग पोटेंशियल डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रही है, और ऊपर क्या कर रही है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज कर रही है। समझ में आ गया ना, देखो कितना है, ये पोटेंशियल जो है ये नेगेटिव है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होना चाहती। Zn2+ जो है वो Zn में नहीं जाना चाहता, इसका मतलब ये, तो यानी कि वो किस में जाना चाहता है, वो जाना चाहता है Zn से Zn2+ बनाना चाहता है। इसका मतलब ये, वो नहीं चाहता ये चीज़, तो वो यानी कि वो जो है वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता। तो अगर वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता तो खुद क्या होना चाहता है, वो ऑक्सीडाइज, और वो सामने वाले को करना क्या चाहता है, रिड्यूस। इस जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी कि मतलब वो उतना ज़्यादा नहीं चाह रहा है वो वाली चीज़। अगर मतलब कि वो खुद वो रिड्यूस नहीं होना चाह रहा, खुद भी रिड्यूस नहीं होना चाह रहा, तो सामने वाले को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, टेबल होगी। इसके बाद आता है हमारा नर्व्स इक्वेशन। इसको अगर तुम्हें समझना हो तो मैं एक अलग से ट्रिक डाल दूँगी, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरह से हमारे जो मेटल्स और मेटल्स थे या नॉन मेटल्स थे जो भी, उनको हमने किस तरह से सेग्रीगेट कर दिया रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर में, ठीक है। अब वो जो डेंडल सेल हमारा था उससे हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, एक हमने वो प्रिपेयर कर लिया नर्व्स इक्वेशन प्रिपेयर करी कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन 1 यूनिट ना हो तो हम कैसे निकालेंगे।